जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने रैंक 3 के हकीम का जिक्र सुना, सब हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। तभी उस सफेद कपड़ों वाले आदमी ने नौकरानी पर से अपना हाथ हटाते हुए आगे आकर टेबल पर रखी हरी बोतल को ध्यान से देखा। उसके बाद उसने ढक्कन खोलकर उस दवा की महक अंदर ली और फिर कुछ बूंदे अपने हाथों में गिराकर उसे देखने लगा। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, रैंक 3 का हकीम, क्या बकवास है। मैं भले ये बात मानने को तैयार हूं कि ये खून रोकने वाली दवाई हमारे स्प्रिंग पाउडर से बेहतर है, लेकिन इसे देखकर और सूंघकर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि ये मुझसे कम रैंक वाले हकीम ने बनाई है, और इसका असर सिर्फ इसलिए बेहतर है क्योंकि इसका नुस्खा अव्वल दर्जे का है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने एक राहत की सांस ली कि कम से कम शौर्य दल की दवा बनाने वाला हकीम वो तो नहीं है जिसके बारे में सोचकर सभी डर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सब जानते थे अगर गलती से भी शौर्य दल के साथ रैंक 3 का हकीम मिल गया होता तो आमिश दल के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। तभी उस सफेद कपड़े वाले आदमी ने अपनी बात आगे कही, और अपने तजुर्बे से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शौर्य दल का ये हकीम कोई नौसीखिया है जिसने भगवान जाने कहां से ये नुस्खा हथिया लिया और फिर ये खून रोकने वाली दवा बनाने लगा। ये कहते हुए उस आदमी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था क्योंकि वो समझ गया था कि डरने की कोई बात ही नहीं थी। तभी पीछे से मैकी की आवाज आई, आप सचमुच लाजवाब हैं अधीश। दवा की कुछ बूंदों से ही आपने शौर्य दल के हकीम के बारे में पता लगा लिया। ये कहते हुए मैकी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिससे ये साफ समझ आ रहा था कि वो उस हकीम की लल्लो चप्पो करने में लगा था। इसके जवाब में उस सफेद कपड़े वाले आदमी ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई भी अच्छा हकीम बता सकता है। वो आदमी मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसने आमिश दल के चिराग को अपने हुनर का फैन बना दिया था। अधीश की बात सुनकर कुछ सोचते हुए अबराल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों से कहा, मैं जानता हूं कि हमारा स्प्रिंग पाउडर शौर्य दल की खून रोकने वाली दवा से कम असरदार है, लेकिन ये बात हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, और हमारे बाजारों से भीड़ कम होने की मुख्य वजह हमारे द्वारा बढ़ाए गए दाम है। मुझे लगता है हमने दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए हैं, इसलिए जैसे ही हम स्प्रिंग पाउडर का दाम कम कर देंगे, हमारे बाजार भीड़ से एक बार फिर खचाखच भर जाएंगे। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि शौर्य दल की दवा हमारे कुछ ग्राहकों को अपनी ओर खींच चुकी है, इसलिए उन्हें वापस लाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सुनकर उस हकीम यानी अधीश ने परेशान होते हुए सवाल किया, दाम घटाने पड़ेंगे? अधीश को अब ज्यादा दामों की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से उसे ज्यादा मुनाफा मिलता था। दाम घटने का मतलब था मुनाफा घटाना, जिसके लिए सिर्फ वो बिल्कुल तैयार नहीं था। अधीश का परेशानी से भरा चेहरा देखकर अबराल ने मन ही मन सोचा कि ये आदमी कितना बेवकूफ है, लेकिन फिर उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, हकीम अधीश, अब बाजार पहले जैसा नहीं रहा। पहले पूरे मेसोडोरिया में सिर्फ हम ऐसी दवाई बेच रहे थे, लेकिन अब शौर्य दल भी मुकाबले में उतर गया है, और इसलिए हमें अपने दाम घटाने पड़ेंगे ताकि हम वापस बाजार में अपना वर्चस्व कायम कर सके। इस पर सिर हिलाते हुए अधीश ने कहा, ठीक है, जो करना है कीजिए, लेकिन दाम घटने पर भी मेरा मुनाफा 300 सिक्कों के हिसाब से ही होना चाहिए। सुनकर अबराल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर मुस्कुराते हुए अधीश से कहा, क्यों नहीं, तुम्हें जितना पहले मिलता था उतना ही आगे भी मिलेगा। तुम्हारे मुनाफे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब खुश? अब जो अबराल अधीश की शर्त मान गया था, तो वो हकीम वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फिर उसने नौकरानी को सीटी बजाकर अपने पास बुलाया। नौकरानी हिचकिचाते हुए धीरे धीरे उसके पास गई। वो सोच रही थी कि कोई अधीश को ऐसा करने से रोके, लेकिन किसी ने इस चीज पर ध्यान भी नहीं दिया था। तभी अबराल को कुछ याद आया और उसने अधीश की तरफ देखते हुए कहा, 'हकीम अधीश, हमारे पास ज्यादा स्प्रिंग पाउडर नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा खून रोकने वाला दवा है। क्या आप मुझे इसकी कीमत बता सकते हैं?' 'जी, मैं आपको बता सकता हूँ,' अधीश ने जवाब दिया, 'लेकिन इसकी कीमत 300 सिक्कों के हिसाब से है। हकीम अधीश, अब बाजार पहले जैसा नहीं रहा।
नहीं बचा है। मैंने कुछ लोगों को दरबार नीलामी घर जाकर सामान लाने को कहा है। जैसे ही वो यहां आते हैं, मैं चाहूंगा आप वापस अपने काम में लग जाए। और हां, कल मैंने 2 सर्प कन्याएं भी खरीदी थी जिन्हें मैंने आपके कमरे में भिजवा दिया है। उम्मीद है वो आपको ये तोहफा पसंद आएगा। जैसे ही अधीश ने और दवा बनाने की बात सुनी, उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन अबराल के मुंह से सर्प कन्या सुनने के बाद उसका गुस्सा हवस में बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए अबराल से कहा, जब तक मुझे दवा का सामान मिलता रहेगा तब तक आपको स्प्रिंग पाउडर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और तोहफे के लिए शुक्रिया। उसकी हवस भरी आंखों को देखकर अबराल को घिन महसूस हुई और उन्होंने मनी मन सोचा कि इस आदमी को काबू करना बहुत आसान है। इसकी हवस ही इसके अनाड़ीपन की वजह है। अगर ये हकीम नहीं होता तो हमसे ऐसी बात करने की जुर्रत भी नहीं करता। फिर अपना सिर हिलाते हुए अबराल ने जाकर पास ही रखी दूसरी टेबल से चाय का प्याला उठाकर उसमें से चाय पीनी शुरू की। लेकिन उसने चाय की चुस्की लगाई ही थी कि दल का एक मेंबर भागता हुआ दरबार में आया और हड़बड़ाते हुए उसने अबराल के कानों में कुछ फुसफुसाया। वो खबर सुनकर अबराल गुस्से में आ गया। फिर अचानक उसने चाय का प्याला मसल कर रख दिया, जिससे सभी की नजर अबराल पर चली गई। उसके हाथ से चाय बहने लगी थी और फिर अबराल ने चिल्लाते हुए कहा, उस 2 कौड़ी के दरबार नीलामी घर ने हमारे साथ ऐसी नीच हरकत करने का फैसला किया है। दरबार में सभी जानना चाह रहे थे कि आखिर दरबार नीलामी घर ने ऐसा क्या कर दिया था। ये सुनकर सभी बुजुर्ग मुस्कुराने लगे। सबके झुर्रीदार चेहरे भी किसी तारे की तरह चमक उठे थे। ये देखकर पृथ्वीराज ने मुस्कुराते हुए विक्रम की तरफ अपनी नजरें घुमाई, जो पास ही सोफे पर बैठकर उबासी ले रहा था। उसे देखकर पृथ्वीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताओ विक्रम, जब भी वो हकीम मुझसे मिलते हैं तुम वहां से गायब क्यों रहते हो? सुनकर विक्रम को हल्की सी घबराहट महसूस हुई। उसे लगा कहीं उसके पिताजी को शक तो नहीं हो गया था। और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि विदुर ने विक्रम की कुछ ज्यादा ही बढ़ाई कर दी थी। लेकिन विक्रम को इस बात पर भरोसा नहीं था और इसलिए उसने बात घुमाते हुए पृथ्वीराज को जवाब दिया, अगर मैं हर वक्त आपके साथ ही रहता तो न उस हकीम से मिल पाता और न ही ये दवा हमें मिल पाती। ये सुनकर पृथ्वीराज ने सोचा कि विक्रम की बात में दम था, इसलिए वो अपनी किरकिरी होने से बचाने के लिए बुजुर्गों की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, अरे हकीम से याद आया, वो हकीम हम पर पहले ही बहुत एहसान कर चुके हैं। मैंने दवा के सामान के बारे में पता लगवा लिया है और मुझे लगता है अब हमें सामान के लिए उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्यादा लालची हुए तो मुझे डर है कि वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा अपनी जेब से निकाला। उन्हें देखकर बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाते हुए साथ आवाज भरी, पृथ्वीराज तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे सच तो ये था कि पृथ्वीराज इस बात का जिक्र नहीं करते तो किसी बुजुर्ग को फर्क कभी नहीं पड़ता। वहीं ये सब सुनकर विक्रम की अंगूठी में से विदुर ने विक्रम से कहा, तुम्हारे बाबा अच्छी तरह से जानते हैं कि मुनाफा होने पर भी कैसे अपने उसूलों पर ही चला जाए। बहुत अच्छा लगा ये देखकर, मेरा मतलब है सुनकर। तुम्हारे बाबा सही मायनों में शौर्य दल के लीडर बनने के हकदार हैं। ये बात सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि शौर्य दल की कामयाबी का भार उसके पिता के कंधों पर ही था और वो उसे कितनी अच्छी तरह से संभाल रहे थे। अगर इस दल का लीडर कोई कपटी आदमी होता तो विदुर की मदद के बावजूद कामयाब नहीं हो पाता। तभी एक पहरेदार दरवाजे से अंदर आया और उसने पृथ्वीराज से कहा, पृथ्वीराज जी, दरबार नीलामी घर से सायरा दरबार आई है। ये सुनते ही पृथ्वीराज ने चौंकते हुए कहा, सायरा दरबार? अरे उन्हें जल्दी अंदर भेजो। पृथ्वीराज की बात सुनकर वो पहरेदार हड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। वही दरबार में सभी सायरा की आने की खबर सुनकर अचानक शांत हो गए थे। वो लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे कि एक खूबसूरत लड़की हंसते हुए दरवाजे से अंदर आ चुकी थी। सायरा ने अंदर आकर सभी को मुस्कुराते हुए देखा।
और फिर पृथ्वीराज से कहा, लगता है पूरा दल जीत की खुशी मन रहा है। उसकी आवाज सुनकर सोफे पर टिककर बैठा विक्रम आगे आकर बैठ गया। वो सायरा की खूबसूरती को देखकर मुस्कुराने लगा था। वैसे इस वक्त सिर्फ वो नहीं, बल्कि दरबार में बैठे सभी मर्द सायरा की खूबसूरती को निहार रहे थे। सायरा लाल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसके शरीर का हर घुमाव अच्छे से समझ आ रहा था। दरबार में मौजूद चारों मर्द और एक लड़का उसे देखकर मन में सिर्फ यही सोच रहे थे, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। फिर खुद को संभालते हुए पृथ्वीराज ने खांस कर कहा, सायरा, हम जिस मुनाफे की खुशी मन रहे हैं वो तुम्हारे नीलामी घर के दिन के मुनाफे का 1% भी नहीं है। जीत की खुशी मनाना तो कोई आप लोगों से सीखे। ये सुनकर सायरा ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, मैं सब समझ रही हूं पृथ्वीराज अंकल, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि फिलहाल आपके बाजार का नाम हमारे नीलामी घर के नाम से ज्यादा बड़ा हो रहा है, और ये हम अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। अब आप ही बताइए, इस बात की खुशी मनाएं या गम। इतना कहकर सायरा ने दरबार में बावजूद बाकी बुर्जों की तरफ देखकर उन्हें नमस्कार किया, और फिर जैसे ही उसने विक्रम की तरफ देखा तो वो विक्रम को देखकर हैरान रह गई। इसी हैरानी के चलते सायरा ने पूछा, विक्रम, तुम तो पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। ये सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने में ही हैरान हो गई आप? ये तो सिर्फ शुरुआत है। विक्रम का भरोसा देखकर सायरा भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। तभी पृथ्वीराज ने उससे सवाल किया, वैसे तुम्हारे यहां आने की वजह क्या है सायरा? क्या कोई जरूरी बात है जो तुम हमसे कहना चाहती हो? इस पर मुस्कुराती सायरा ने विक्रम के बगल में रखी खाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पृथ्वीराज अंकल, मैं आपको ये बताने के लिए यहां आई हूं कि दरबार नीलामी घर ने फैसला लिया है कि हम आमिष दल को अब से दवाइयों की सामग्री नहीं बेचेंगे। सायरा ने जैसे ही ये बात पृथ्वीराज से कही, उनके हाथ में रखा चाय का प्याला छूटने ही वाला था कि पृथ्वीराज ने उसे संभाला और बाकी बुजुर्गों की तरफ मुस्कुराते हुए एक नजर घुमाई। उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग भी उनकी ही तरह इस खबर से बहुत खुश दिख रहे थे। इस वक्त दरबार में सन्नाटा था और पृथ्वीराज ने चाय की चुस्की लेकर थोड़ा हिचकिचाते हुए सायरा से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि दरबार नीलामी घर अचानक से हम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? मेरा मतलब है कि नीलामी घर अपने नियमों को अचानक क्यों तोड़कर आमिष दल के खिलाफ जाने लगा? पृथ्वीराज की उत्सुकता देखकर सायरा मुस्कुराती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कुछ न कहते देख पृथ्वीराज ने उससे दूसरा सवाल किया, अच्छा तो फिर ये बताओ कि शौर्य दल को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? $। इसका जवाब देते हुए सायरा ने कहा, शौर्य दल को इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। ये सुनकर दरबार में हर कोई हैरान हुआ, सिवाय विक्रम के, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि सायरा क्यों ऐसा कदम उठा रही थी। वही पृथ्वीराज सायरा की मुस्कुराहट देखकर और हैरान हो रहे थे। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि दरबार नीलामी घर अपने बरसों के नियमों को अचानक क्यों तोड़ देगा, और वो भी बिना किसी कीमत के। तभी अचानक पृथ्वीराज के दिमाग में एक ख्याल आया और उनकी धड़कनें थोड़ी बढ़ गई। फिर तेज धड़कनों के साथ पृथ्वीराज ने सायरा से पूछा, कहीं इसके पीछे भी उस अनजान हकीम का हाथ तो नहीं? सायरा ने अपना सर हिलाते हुए पृथ्वीराज को जवाब दिया, जी हां, उस अनजान हकीम ने आपकी ओर से इसकी कीमत चुका दी है, इसलिए आपको हमारे इस फैसले की कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। अब से हम दोनों साथ काम करेंगे। ये सुनकर पृथ्वीराज खुले नहीं समाये और जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज रही थी, जिससे वहां की खिड़कियां भी हल्की हल्की हिलने लगी। फिर अपनी हंसी को काबू में लाते हुए पृथ्वीराज ने देखा कि बाकी लोग उनकी हंसी से थोड़ा घबराए हुए दिख रहे थे। शर्म के मारे उन्होंने अपनी नजरें विक्रम की तरफ करते हुए देखा कि वो भी अपना मुंह छुपाकर हंस रहा था। तभी उन्होंने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम्हें हंसने की क्या जरूरत है? आखिर तहजीब कहाँ गई तुम्हारी? जाओ, जाकर मेहमान के लिए चाय लेकर आओ।
सुनकर ध्रुव को थोड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि उससे तेज तो खुद उसके बाबा हंस रहे थे, लेकिन खामखा विक्रम को ऐसा कह रहे थे। इसके बाद विक्रम वहां से उठाकर बाहर गया और सायरा के लिए एक प्याले में चाय लेकर आया। सायरा ने मुस्कुराते हुए विक्रम के हाथ से वो चाय का प्याला लिया, लेकिन अचानक उसकी नजरें विक्रम के हाथों पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग बदल गया। सायरा ने उसके हाथ को गौर से देखा तो उसे एक अंगूठी भी दिखी। ये अंगूठी वैसी ही थी जैसी सायरा ने उस अनजान हकीम के हाथ पर देखी थी। विक्रम ने भी सायरा को अपनी अंगूठी देखते देख लिया था और इसलिए उसने घबरा कर अपना हाथ वापस लिया। वो चुपके से सायरा को देख रहा था जो चाय का प्याला हाथ में लिए उन हाथों के बारे में ही सोच रही थी। विक्रम ने सायरा को अपनी अंगूठी पर गौर करते हुए देख लिया था और इसलिए उसने घबरा कर अपना हाथ वापस लिया। वो चुपके से सायरा को देख रहा था जो चाय का प्याला हाथ में लिए विक्रम के हाथों के बारे में ही सोच रही थी। तभी विक्रम वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और ये उम्मीद करता करता रहा कि सायरा उसके बाबा से कुछ न कह दे। थोड़ी देर और बात करने के बाद जैसे ही सायरा की चाय खत्म हुई तो उसने वापस नीलामी घर जाने का फैसला किया और फिर घर आए मेहमान को बाहर तक छोड़ने का जिम्मा विक्रम पर आया, जिसने अपना सिर हिलाते हुए सायरा को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया। दरबार के दरवाजे से निकलने के बाद भी विक्रम ने सायरा से कुछ नहीं कहा। वो बस किसी तरह अपने अंगूठी वाले हाथ को सायरा की नजरों से बचाता हुआ चल रहा था। विक्रम को अपने बगल में चलते देख सायरा उसके हाथ के बारे में सोचती रही कि कैसे वो हाथ बिल्कुल उस अनजान हकीम के हाथ जैसा था जिसने सायरा को पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा मुनाफा कमा कर दिया था। वो हाथ देखकर धोखा भी खा सकती थी, लेकिन उस अंगूठी को वो अच्छी तरह से पहचानती थी। अचानक उसे हकीम की शौर्य दल से करीबी का राज समझ आ गया था। फिर सायरा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंख के कोने से विक्रम को देखा जो इस वक्त उसके बगल में चल रहा था। लेकिन सायरा पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर पा रही थी कि ये आम सा दिखने वाला लड़का ही वो अव्वल दर्जे का हकीम था जिसने उसके और चरक गुरु के साथ इतना बड़ा खेल खेला था। वो चाह कर भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई और तभी अचानक विक्रम ने उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए कहा, क्या सोच रही हो? ये सुनकर सायरा ने जवाब में एक और सवाल पूछ लिया, मैं ये सोच रही हूं कि मैं फिलहाल किसके साथ चल रही हूं, शौर्य दल के लीडर के बेटे विक्रम के साथ या फिर उस अव्वल दर्जे के हकीम के साथ जिसने दरबार नीलामी घर को इतनी आसानी से चकमा दे दिया। सायरा की बात सुनकर विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। वो दोनों थोड़ी दूर बिना कुछ कहे चलते रहे और फिर विक्रम पास ही एक पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर जाकर बैठ गया। सायरा भी उसके पीछे पीछे वहां चली गई। सायरा जैसे ही विक्रम के पास पहुंची तो विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। इस पर सायरा ने अपने बाल खोलते हुए विक्रम की तरफ देखा और कहा, मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन मैं सही थी। यह सुनकर विक्रम अपने आसपास देखने लगा कि इस वक्त कोई उन दोनों की बातचीत तो नहीं सुन रहा था। विक्रम की इस हरकत को देखकर सायरा ने थोड़ा डर कर उससे पूछा, कहीं तुम मुझे जान से मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? ये सुनते ही विक्रम ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी लाश कहां पर दफनाऊं। विक्रम का मजाक सायरा को समझ नहीं आया और उसने गुस्से में विक्रम से कहा, घर आए मेहमान से बात करने का ये तरीका होता है क्या? लगता है मुझे पृथ्वीराज अंकल को इस बारे में बताना ही होगा। तभी विक्रम ने सच कबूल करते हुए सायरा से कहा, वो काले कपड़े वाला आदमी जो तुम्हारे नीलामी घर में बार बार आता है, मैं ही हूं। ये सुनते ही सायरा ने अपना गुस्सा शांत करते हुए विक्रम से पूछा, लेकिन वो हकीम जो दवाएं बनाते हैं वो एक अलग आदमी है, मैं सही कह रही हूं ना? सायरा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि विक्रम की शक्तियों के बावजूद उसके लिए करिश्माई पाउडर जैसी चीज बनाना नामुमकिन था और इसलिए वो समझ गई थी कि असली हकीम
कोई और ही आदमी था। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन लड़के ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि लड़कियां। सायरा की बात सुनकर विक्रम ने अपनी हार मानते हुए कहा, बहुत ज्यादा समझदार हूं। इस पर सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी सोच सिर्फ बेकार लड़कों की होती है, जो खुद समझदार नहीं होते और इसलिए ये भी नहीं चाहते कि उनकी पसंद की लड़की समझदार हो। क्योंकि अगर लड़की समझदार होती है तो वो लड़कों के राज का पता लगा ही लेती है। विक्रम ने ये सुनकर अपनी नजरें घुमा ली। वो ऐसी चीजों पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और इसलिए उसने काम की बात पर आते हुए सायरा से कहा, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरे राज को राज ही रहने देना। इसी में सबकी भलाई है। और हाँ, गलती से भी इस राज को मुझे धमकाने के लिए मत इस्तेमाल करना, नहीं तो तुम्हें इससे जितना फायदा होगा उससे बहुत ज्यादा तुम्हारा नुकसान होगा। और जितना मैं तुम्हें समझता हूं, तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि ऐसा कोई कदम उठाओ। विक्रम की बात पर सायरा ने चिढ़ते हुए कहा, मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूं और ऐसा सोचने की भी भूल मत करना। मैं दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेती हूं और ये पूरा मेसोडोरिया अच्छे से जानता है। उसे गुस्सा होते देख विक्रम ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम कितना दिमाग से काम लेती हो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। विक्रम की चेतावनी सुनकर सायरा को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। तभी उसके जहन में एक सवाल आया जो उसने विक्रम से पूछना सही समझा, वैसे अब हमारे सौदे का क्या होगा? इस पर विक्रम ने साफ साफ जवाब दिया, हमारा सौदा वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तुम आमिष दल को सामान नहीं बेचोगी और इसके बदले मैं तुम्हें 5 करिश्माई गोलियां ला कर दूंगा। ये सुनते ही सायरा ने एक राहत की सांस ली। फिर सौदे पर मंडराता खतरा टलते देख उसने हंसते हुए विक्रम से कहा, साथ काम करने में मजा आएगा। वैसे एक बात कह सकती हूं? ऐ सुनकर विक्रम ने अपना सिर हिलाकर सायरा को सवाल पूछने की इजाजत दी। तभी सायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा, मुझे सच में भरोसा नहीं होता कि तुम सिर्फ 16 से 17 साल के हो। मुझे क्या, किसी को भी भरोसा नहीं होता, लेकिन आज तुमसे बात करने के बाद मैं समझ गई हूं कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा चालाक हो। इस बात को नजरअंदाज कर विक्रम अपना सिर हिलाते हुए वहां से उठा और उसने दरवाजे की ओर इशारा करके सायरा को रास्ता दिखाया। उसके बाद वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और बात आई और उसने पलटकर सायरा से कहा, और हाँ, जब हम फिर से मिलेंगे तो मेरे साथ पहले जैसा ही बर्ताव करना। किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो। ये सुनकर सायरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर विक्रम से कहा, मंजूर है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम्हें जब भी वक्त मिले क्या तुम उस हकीम को अपने साथ दरबार नीलामी घर ला सकते हो? मुझे उन्हें देखने की इच्छा है और हमारे नीलामी घर में उनका हमेशा स्वागत ही किया जाएगा। सायरा की बात पर विक्रम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हम देखेंगे। अगर वक्त मिला और वो आने को राजी हुए तो ऐसा जरूर करेंगे। ये कहकर विक्रम ने सायरा को अपना हाथ दिखाया और वहां से चला गया। विक्रम को वहां से जाते देख सायरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, कितना शातिर है ये लड़का। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अंबर दल की उस लड़की ने इससे शादी क्यों तोड़ दी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो बाद में अपने इस फैसले पर जरूर पछताएगी। उसके बाद सायरा हंसते हुए वहां से चली गई। वक्त बीतता गया और महीने भर के अंदर अंदर शौर्य दल की खून रोकने वाली दवा मेसोडोरिया के बाजार की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई। शौर्य दल के बाजारों में 70% लोग ये दवा खरीदने आ रहे थे। इस जबरदस्त मुनाफे से शौर्य दल बहुत खुश था। यहां तक कि जो बाजार पहले खाली दिखा करते थे, अब वहां भी लोग दिखने लगे थे, क्योंकि दूर दराज के लोग भी शौर्य दल के बाजारों में आने लगे थे। इस नजारे के दूसरे छोर पर
आमिश दल गम और निराशा से भरा हुआ था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने दवा के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए थे, जिस वजह से बहुत से योद्धा उनसे अब चिढ़ने लगे थे। और तो और शौर्य दल की दवा आमिश दल के स्प्रिंग पाउडर से ज्यादा असरदार थी। इसलिए आमिश दल के बाजार सुनसान बस्तियों जैसे दिखने लगे थे, जहां गिनती के व्यापारियों और कुछ जानवरों के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। सच तो यह था कि आमिश दल की दवा अब सिर्फ वो लोग ही लेते थे जिन्हें शौर्य दल की दवा नसीब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो हाथों हाथ बिक जाया करती थी। लेकिन इसके बावजूद वो लोग ठीक ठाक मुनाफा कमा लिया करते थे। इन सारी मुसीबतों में आमिश दल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी दवा का सामान, क्योंकि शहर में दवा के सामान का सबसे बड़ा व्यापारी दरबार नीलामी घर था, और उसने आमिश दल को सामान देने से साफ इनकार कर दिया था। इस वजह से पूरे शौर्य दल में गुस्सा था, लेकिन फिर भी कोई जोर आजमा कर दरबार नीलामी घर से कुछ नहीं कह सकता था। उस नीलामी घर को चलाने वाला परिवार पूरे ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था, और ये बात आमिश दल का हर मेंबर अच्छी तरह से जानता था। और आमिश दल तो मेसोडोरिया जैसे शहर का एक छोटा सा दल था जो दरबार परिवार का बाल भी बाका नहीं कर सकता था। इसलिए आमिश दल ने बिना बखेड़ा खड़ा किए मेसोडोरिया की दुकानों से ही दवा का सामान खरीदना शुरू किया। इस वजह से उन्हें ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती थी, लेकिन उनके पास फिलहाल और कोई रास्ता नहीं था। आमिश दल ये बात भी जानता था कि ये दुकानें भी एक हद तक ही सामान दे सकती थी, क्योंकि मेसोडोरिया में हर कोई शौर्य दल और आमिश दल की लड़ाई के बारे में जानता था। और अब जो शौर्य दल दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था, इसलिए कोई भी दुकानदार उनके खिलाफ जाकर आमिश दल की मदद नहीं करना चाहता था। आमिश दल के पास मुनाफा बरकरार रखने का अब इकलौता जरिया बचा था कि वो दवा के दाम बढ़ा दे, और ऐसा ही उन्होंने किया। लेकिन इस वजह से उनकी बिक्री और कम हो गई और वो दिवालिया होने की कगार पर आ गए। वही शहर के दूसरी ओर शौर्य दल अब पुख्ता तौर पर तीनों दलों में सबसे ताकतवर दल बन गया था। उनके बाजार तीनों दलों में सबसे ज्यादा भरे रहते थे, और ऐसे ही एक बाजार में विक्रम चुपचाप चलते हुए जा रहा था। उसके पीछे 7 से 8 लंबे चौड़े हट्टे-कट्टे पहरेदार भी थे, और सभी पहरेदारों के सीने पर कम से कम 4 सितारे दिख रहे थे। इन सितारों का मतलब था कि वो लोग एकलव्य रैंक के कम से कम 4 सितारों वाले योद्धा थे। सड़कों पर चलते हुए विक्रम ने देखा कि बाजार में कितनी ज्यादा भीड़ थी। उसी भीड़ में से कुछ योद्धा विक्रम को देखकर मुस्कुराते, और कुछ लोग जो उसे जानने भी लगे थे उसके पास आकर उससे कहते, क्यों अगले लीडर, फिर से बाजार का मुआयना करने आए हो? जब भी कोई विक्रम से ऐसे बात करता था तो विक्रम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाया करता था। सच तो यह था कि पृथ्वीराज ने विक्रम को कुछ वक्त के लिए सारे बाजारों की जिम्मेदारी सौंप दी थी, और इसकी वजह यह थी कि वो विक्रम को जिम्मेदार बनाना चाह रहे थे। लेकिन इसके लिए पृथ्वीराज को बुजुर्गों से बहुत बहस करनी पड़ी, क्योंकि सभी बुजुर्गों को लग रहा था कि विक्रम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसे दल की जरूरी जिम्मेदारियां सौंप दी जाए। लेकिन दल के कुछ लोगों का यह भी मानना था कि पृथ्वीराज का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि उनके हिसाब से विक्रम को ही दल का अगला लीडर बनना था, और इसलिए उसे जिम्मेदारियों की आदत डलवा देनी चाहिए। लेकिन सच तो यह था कि बाजार को संभालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। पहले पहले तो विक्रम को जरूर इतने बड़े बाजार को संभालने में तकलीफ हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे समझ आ गया कि यह काम जितना जरूरी था उससे भी ज्यादा मजेदार था। और ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज ने एक बूढ़े आदमी को विक्रम के साथ हर वक्त रहने को कहा था, जिसे विक्रम ने सड़कों का ध्यान रखने, व्यापारियों से किराया वसूल करने और दवा की आवाजाही का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थमा दी थी। इसलिए विक्रम हर दिन बेफिक्र होकर कुछ पहरेदारों के साथ बाजार घूमता, और बाजार के शोर के बीच वो सब पर नजर रखता रहता। विक्रम को देखकर बहुत से योद्धा सोचते थे कि उसमें गुरूर ज्यादा है, लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों ने देखा
कि कैसे विक्रम योद्धाओं से उनके किस्से सुना करता था, उनसे अजीब राक्षसों के बारे में जाना करता था और गुफाओं में छुपी हुई खास तकनीकों के बारे में भी जानने की कोशिश करता था। इससे योद्धा धीरे धीरे उसे पसंद करने लगे और वही विक्रम को उनकी तरह एक रोमांचक जिंदगी जीने की इच्छा होने लगी। उसे दूर देश के पहाड़ों में जाने की इच्छा होने लगी, लहरों पर सवार होकर टापुओं से खाना लाने की इच्छा होने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा इच्छा उसकी थी ऐसी खुफिया तकनीकों और शक्तियों को ढूंढने की जिसके बारे में मार्कस के लोग शायद अब तक भूल भी चुके थे। और तो और कभी कभी विक्रम खुश होकर अपनी जेब से दवा की कुछ बोतलें निकाल लिया करता और लोगों को दवा मुफ्त में बांट देता था। इस उत्साह से पूरा बाजार उत्साहित हो जाता था। इसी तरह वक्त बीतता गया और शौर्य दल के बाजारों में योद्धाओं की ऐसी भीड़ लगने लगी जैसी मेसोडोरिया में कभी नहीं देखी गई थी। दूर दूर से योद्धा यह दवा तो लेने तो आ ही रहे थे, लेकिन वो लोग विक्रम से मिलने और अपने किस्से सुनाने भी आने लगे, जिससे भीड़ और बढ़ती गई। पिछले 1 महीने में विक्रम ने इतना कुछ जान सुन लिया था कि वो बाजार में कदम रखते ही अब मुस्कुराने लगता था। लेकिन इन सब के बावजूद विक्रम अपनी ट्रेनिंग को नहीं भूला था। वो हर 15 दिन में विदुर के साथ ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाता और काफी दिनों बाद मेखिर वापस आकर बाजार संभालने लगता। ऐसे ही आज भी विक्रम बाजार में घुसा ही था कि एक छोटा दुबला आदमी भागते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो आदमी तेज भागने की वजह से हांफ रहा था और उसे देखकर विक्रम ने उससे सवाल किया, क्या बात है बग्गा, आज कैसे लोगों की जेबें काटने से फुर्सत मिल गई तुम्हें? उस छोटे दुबले आदमी का नाम था बग्गा और बग्गा बाजार का जाना माना पॉकेटमार था। ऐसे पॉकेटमारों पर विक्रम सीधे टूट नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इसके पीछे कुछ न कुछ वजह थी। और वो वजह ये थी कि बाजार के पॉकेटमार शौर्य दल के मुखबिर भी थे, और ऐसे मुखबिर जो मेसोडोरिया की अंधेरी गलियों में घट रही घटना तक की खबर अपने पास रखते थे। पूरे मेसोडोरिया में उनकी नजरों से कोई नहीं बच पाता था। तभी विक्रम को देखकर बग्गा ने कहा, छोटे साहब, मुझे खबर मिली है कि मोहिनी जी को कोई तंग कर रहा है। खबर मिलते ही मैं सीधा आपके पास आया। तंग करने में सबसे आगे तो क्या नाम है उसका? मक्खी? हाँ, मैकी, वही अबराल जी का बेटा। वो और उसके दोस्त अपने मातम वाले कपड़े पहनकर मोहिनी मैडम को तंग कर रहे हैं। ये सुनकर विक्रम की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने उसी गुस्से के साथ अपने साथ चल रहे पहरेदार से कहा, बाकी सैनिकों को भी इकट्ठा करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन किस काम में व्यस्त है, लेकिन सबके सब अगले 10 मिनट में यहां होने चाहिए। सब मेरी बात समझे। विक्रम की बात सुनकर शौर्य दल के सैनिक ने उससे कहा, समझ गया। ये कहते ही वो सैनिक पलटकर तेजी से वहां से चला गया। फिर विक्रम ने बाकी बचे सैनिकों को देखते हुए कहा, हम खड़े खड़े बाकियों का इंतजार नहीं कर सकते। हमें जाकर आमिश दल वालों को ये बताना होगा कि ये हमारा बाजार है और यहाँ सिर्फ हमारे कायदे कानून चलते हैं। बग्गा, आगे चलकर हमें रास्ता दिखाओ। उसकी बात सुनकर बग्गा ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और पलटकर चलने लगा। उसके जाते ही विक्रम ने खुद से कहा, ये आमिश दल वाले हमारे घर में आकर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर आज मैंने आमिश दल वालों को बिना जख्म के घर जाने दिया तो मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा और इसलिए बाजार की देखरेख से इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा वादा रहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आगे चल रहे बग्गा ने फिर भी उसकी बात सुन ली और विक्रम की बात सुनते ही उसने अपने कदम और तेज कर दिए। वही बाजार के दूसरे छोर पर अधीश बहुत उत्साहित दिख रहा था। उसके इस उत्साह की वजह उसके सामने हरे रंग के ड्रेस में खड़ी लड़की थी। उत्साह के चलते अधीश के हाथ हल्के हल्के कंपाने लगे और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। वो फिलहाल जिस लड़की को देख रहा था, ऐसी लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। उस लड़की के कपड़े महंगे लग रहे थे और उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखकर
अधीश के मन में उस लड़की के लिए हवस से भरे ख्याल आने लगे। उसने मन ही मन सोचा, मुझे इस लड़की के साथ एक रात बितानी है, किसी भी कीमत पर। यह कहकर अधीश की नजर जमीन पर गिरे सनी पर पड़ी, जिसने मोहिनी के पीछे अधीश से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अधीश ने उसे एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया था। फिर अधीश ने सनी का मजाक उड़ाते कहा, लड़कियों को बचाने के लिए ताकत की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है बच्चे। सरेआम अपनी बेइज्जती सुनकर सनी को बहुत गुस्सा आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो अधीश पर हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर रहा था कि तभी पास ही खड़ी सानवी ने सनी से कहा, सनी, उस पर हमला करने के बारे में सोचना भी मत। वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अपनी पागलपंती छोड़ो। अपनी बहन की बात सुनकर सनी अपने दांत पीसने लगा। फिर ठंडे दिमाग से उसने सोचा कि उसकी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी और इसलिए सनी ने अधीश पर हमला नहीं किया। लेकिन वो मोहिनी के बारे में सोचकर शर्मिंदा हो रहा था कि कैसे चाहते हुए भी वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तभी अधीश की नजर सनी से होते हुए उसके पास खड़ी सानवी पर पड़ी और वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। अपनी नजरों से उसने सानवी को सिर से पांव तक देखा और फिर पास ही खड़े मैकी से कहा, आज तो मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी चल रही है। एक और खूबसूरत लड़की जो मिल गई मुझे। आज तो तीनों साथ में रात बिताएंगे। घर पहुंचते ही तैयारियां शुरू कर देना। आज की रात बहुत शोर भरी होने वाली है। की भी मोहिनी को पसंद करता था और इसलिए उसे अधीश की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन क्योंकि वो हर कीमत पर इस हकीम को खुश रखना चाहता था, इसलिए उसने अधीश से कहा, अधीश, तुम भी ना। वैसे ये लड़कियां शौर्य दल से हैं। इस लंबी टांगों वाली लड़की का नाम है सानवी। इसका गुस्सा हर वक्त इसकी नाक पर होता है और इसलिए मर्द अक्सर इससे दूर ही रहते हैं। मैकी के पीछे कुछ हट्टे कट्टे लोग खड़े हुए थे जो आमिश दल के सैनिक थे और मैकी के साथ बाजार आए हुए थे। मैकी की बात सुनकर अधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना गुस्सा रहेगा उतनी ही गर्मी बढ़ेगी और इस गर्मी को काबू करने में तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा। इतना कहकर अधीश ने अपनी नजर मोहिनी की तरफ की और मैकी से पूछा, और ये खूबसूरत लड़की कौन है? एक बार फिर मैकी ने देखा कि अधीश मोहिनी को कैसी गंदी नजरों से देख रहा था। इस पर उसे गुस्सा आया और मैकी ने मन ही मन अधीश को गाली बकने के बाद उससे कहा, ये खूबसूरत लड़की है मोहिनी। 66। मैकी की बात सुनते ही अधीश ने आंखें बंद करके धीमी आवाज में फुसफुसाया, मोहिनी। इतना कहने के बाद उसने आंखें खोली और मोहिनी की तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए कहा, हेलो मोहिनी, मेरा नाम अधीश है। मुझे सच में तुम बहुत पसंद आई हो और इसलिए मैं तुम्हें और सानवी को बाजार घुमाना चाहता हूं। तुम लोगों को जो कुछ पसंद आए वो तुम खरीद सकते हो। सिक्कों की फिक्र मत करना, उसके लिए मैं हूं ना। ये कहते हुए अधीश के चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कुराहट थी। मोहिनी ने देखा कि उस बदतमीज आदमी के सीने पर एक बैज था जिस पर एक दवा की कढ़ाई बनी हुई थी। उसे भरोसा नहीं हुआ कि ये आदमी एक हकीम था और इसलिए मोहिनी ने हैरान होकर कहा, तुम एक हकीम हो? ये सुनते ही अधीश के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई थी। वहीं मोहिनी के पास खड़ी सांची भी इस बात से चौंक गई थी। वो हकीमों की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन उसे ये हकीम इज्जत देने लायक ही नहीं लेगा। इसलिए गुस्से से उसने हकीम अधीश को जवाब देते हुए कहा, हम लोगों को कुछ जरूरी काम है। तुम किसी और को ढूंढकर उसके साथ बाजार घूम लो। चलो मोहिनी, चलते हैं यहां से। ये कहते हुए सानवी ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और वहां से जाने के लिए चलने लगी। लेकिन तभी अचानक आमिश दल के सैनिकों ने दोनों का रास्ता रोक लिया। फिर वो सैनिक उन दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराने लगे। ये देखकर कि सैनिक उसका रास्ता रोक रहे थे, सानवी को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से लाल होते हुए पलटकर मैकी से कहा, यह शौर्य दल का इलाका है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? क्या अब तुम? लेकिन सानवी के गुस्से से भी अधीश को कोई फर्क नहीं पड़ा था।
उसने मैकी की तरफ देखकर शौर्य दल का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैकी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये शौर्य दल का इलाका है? मैं तो ये सुनकर डर से कांपने लगा हूं। वैसे शौर्य दल है क्या भला? एक बेकार सी खून रोकने वाली दवा तो बनाई, इस दल ने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मर लिया? अगर मैं चाहूं तो अकेले ही पूरे शौर्य दल को खत्म कर सकता हूं। स्प्रिंग पाउडर तो मैंने सोते सोते बना दी थी। अभी तक तो मैंने अपना हुनर दिखाया तक नहीं है। दुश्मन दल के हकीम से अपने दल की बेइज्जती सुनकर सानवी ने सोचा कि इस आदमी को चुप कराया जाए, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़ी रही। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर ही अंदर वो ये बात जानती थी कि कोई हकीम अगर चाहे तो शौर्य दल को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। मगर उसके बगल में खड़ी मोहिनी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि वो हकीम जरूरत से ज्यादा बात कर रहा था, जिसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए गुस्से से कूटते हुए मोहिनी ने उस हकीम से कहा, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है और तुम हकीम की चमड़ी में छुपे कचरे हो। कचरा समझते हो ना? अगर नहीं समझते तो इस बाजार से कोई भी आईना ले लेना और उसमें झांक लेना, तुम्हें कचरा अपने आप दिख जाएगा। और सिक्कों की बिल्कुल फिक्र मत करना, उसके लिए मैं हूं ना। तुम जैसे लोग थोड़ा बहुत चीजें सीख कर खुद को महान समझने लगते हो, लेकिन तुम कोई महान आदमी नहीं, बल्कि सिर्फ कचरा हो। मोहिनी की बात से पूरा बाजार शांत हो गया था। मोहिनी देखने में जितनी खूबसूरत थी, बातों से उतनी ही तेज तर्रार। उसे देखकर लोग समझ गए कि ये कोई आम लड़की तो बिल्कुल नहीं थी। मोहिनी को देखकर सिर्फ बाजार में खड़े लोग ही नहीं, बल्कि मोहिनी के बगल में खड़ी सानवी भी मोहिनी का ये रूप देखकर खुद को सोचने से नहीं रोक पाई। कहा था मैंने इससे कि विक्रम से दूर रहे। अब देखो, संगत का असर दिखने लगा। वही सबके सामने मोहिनी द्वारा बेइज्जत होने के बाद अधीश के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर उसने गुस्से में मोहिनी को देखते हुए कहा, इतने सालों में तुम पहली हो जिसने मुझसे इस तरह से बात की है। मैं तुम्हें समझदार समझ रहा था, लेकिन शायद मैं गलत था। ये सुनकर मोहिनी को यह जरूर समझ आ गया था कि अधीश या तो बहुत बेवकूफ था या फिर बहुत ज्यादा घमंडी। लेकिन तभी उसे अधीश की आवाज सुनाई दी, मैकी, लगता है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगी। ऐसा करो, इन्हें सीधे उठा कर ले चलो। बाकी की बातचीत मैं रात में अपने बिस्तर पर करूंगा। कुछ अधीश की बात सुनकर मैकी चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, ये हकीम कहीं पागल तो नहीं? पिताजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसे नहीं आता सिवाय एक सस्ती दवा बनाने के। लेकिन फिर उसने आह भरते हुए अधीश को समझाने की कोशिश की। हकीम अधीश, फिलहाल हमारा आमिष दल शौर्य दल से नहीं लड़ सकता। यह सुनकर अधीश जोर जोर से हंसने लगा। फिर हंसते हुए उसने कहा, हाँ, तुम्हें शौर्य दल से डर लग रहा है। अरे, इन शौर्य दल वालों से तो मैं अकेला ही निपट लूंगा। तुम ऐसा करो, मेरी बात मानकर इस लड़की को उठाकर ले चलो। बदले में मैं तुम्हें स्प्रिंग पाउडर तो क्या, उससे असरदार 3 से 4 दवाइयां बना कर दूंगा। इन दवाओं से तुम शौर्य दल के बाजारों को फिर एक बार सुनसान कर दोगे। मैकी, इसे सौदा ही समझ लो। मुझे ये लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। उसकी बात सुनकर मैकी एक बार फिर हैरान रह गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि मोहिनी के पीछे ये हकीम इतना मजबूर हो जाएगा। लेकिन बेहतर दवाओं का मतलब था ज्यादा मुनाफा। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखते हुए मैकी ने मोहिनी और सानवी को धर दबोचने का आदेश दिया। सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों लड़कियों को। मैकी का आदेश सुनते ही करीब 10 मुश्तंडे सैनिक आगे आकर मोहिनी और सांची के पास खड़े हो गए। आमिष दल की ये हरकत देखकर सानवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी कमर पर लटके एक चाबुक को निकालते हुए सीधे सबसे आगे खड़े सैनिक के चेहरे पर दे मारा। उस चाबुक के पड़ने से उस सैनिक का चेहरा खून से भर गया। चाबुक के किनारे पर छोटे लोहे के टुकड़े लगे हुए थे।
जो सैनिक के गाल छीलते हुए वापस सानवी के पास आ गए। सानवी के इस हमले के बाद बाकी सभी सैनिक गुस्से से उसे देखने लगे। वैसे तो सानवी एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली लड़की थी, लेकिन इस वक्त उसके सामने तकरीबन 10 हट्टे-कट्टे लोग खड़े थे, जो कम से कम एकलव्य रैंक के तो थे ही। फिर भी सानवी ने हिम्मत दिखाते हुए अकेले उन सैनिकों पर हमला करना शुरू किया। सानवी ने अपने चाबुक से 2 से 3 सैनिकों को घायल कर दिया था, लेकिन बाकी सैनिकों के लगातार हमलों की वजह से वो अब हमला करने की बजाय हमलों से बचती फिर रही थी। उसने देखा कि पूरा बाजार उसे सैनिकों के हमलों से बचते हुए देख रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत शर्म महसूस हुई कि वो अपने इलाके में भी ऐसी हालत में थी। तभी गुस्से से चिल्लाते हुए सानवी ने एक और सैनिक को अपने चाबुक से घायल कर दिया। उसके बाद वो थक कर कुछ कदम पीछे हुई और उसने सनी की तरफ देखते हुए कहा, सनी, मोहिनी को यहां से लेकर चले जाओ और जाकर उस गधे को बोलना कि उसकी यहां जरूरत है। तब तक मैं इन्हें संभालती हूं। मैं जल्दी आ। यह सुनकर सनी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और थोड़ा घबराते हुए उसने सानवी से कहा, बहना, तुम अपना ध्यान रखना। जाऊंगा। सनी की बात सुनकर सानवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी और फिर वो हाथ में चाबुक लिए चिल्लाते हुए सैनिकों की तरफ भागी। उसे एक बार फिर वो सैनिक दिखा जिसके सानवी ने गाल छील दिए थे। वो गुस्से में भागता हुआ आया और उसने सानवी के सीने पर एक जोर का मुक्का मारा। सानवी ने इस हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी और वो मुक्के की वजह से जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी सानवी उस हमले से इतनी नाराज हुई कि उसने अपनी शक्तियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही शक्तियां उसके हाथ पर इकट्ठा हो गई, उसने शक्तियों को सैनिकों पर छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन तभी उसे अपने पास किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। सानवी ने मुड़कर देखा तो विक्रम भागते हुए उसके पास आ रहा था। फिर अचानक विक्रम उसके सामने से भागते हुए सीधे उस सैनिक के पास गया जिसने सानवी पर हमला किया था। विक्रम को देखकर उस सैनिक ने एक बार फिर अपना मुक्का इस्तेमाल किया, लेकिन विक्रम ने उससे बचते हुए सीधे उस सैनिक के सर पर जोर से अपनी कोहनी से वार किया। वो सैनिक इस हमले से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। इसके बाद विक्रम ने शौर्य दल के सैनिकों की तरफ देखते हुए कहा, इन आमिष दल वालों की टांगे तोड़ दो ताकि आज के बाद ये हमारे बाजारों में दिखाई भी न दे। तभी एक सैनिक ने विक्रम की तरफ एक स्टील की रॉड फेंकते हुए कहा, विक्रम, पकड़ो इसे। विक्रम ने तुरंत पलटकर वो उड़ती हुई रॉड अपने हाथों में पकड़ ली और उसे सीधे अधीश और मैकी की तरफ तान दिया। विक्रम की आंखों में इस वक्त बेइंतहा गुस्सा था, जिसे देखकर मैकी और अधीश दोनों थोड़े घबरा गए थे। विक्रम का आदेश सुनकर बहुत से शौर्य दल के सैनिक भी वैसी ही स्टील की रॉड लेकर आगे आ गए और मुस्कुराते हुए सैनिकों ने आमिष दल के सैनिकों पर हमला करना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर आमिष दल के सैनिक बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इस वक्त उनके सामने 12 से 15 एकलव्य रैंक के सैनिक थे जो स्टील की रॉड हाथ में लिए उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। और इसके पहले कि वो लोग वहां से भागते, शौर्य दल के सैनिक रॉड से उन पर हमला करने लगे। फिर पूरे बाजार में आदमियों के पिटने की आवाजें गूंजने लगी। स्टील की रॉड कभी किसी के हाथ की हड्डी तोड़ती तो कभी किसी के पैर की। इस तरह कुछ देर तक मारधाड़ चलती रही। इस बीच विक्रम ने सानवी के पास जाकर उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम लोग बाजार घूमने आने वाले हो। हमें पहले ही खबर मिल गई थी कि आमिष दल के लोग बाजार में कुछ खुरापात मचाने वाले हैं। सानवी विक्रम को ऐसे बात करते हुए पहली बार देख रही थी और जाहिर सी बात है कि वो विक्रम के इस अवतार से थोड़ा हैरान भी थी। लेकिन फिर विक्रम को देखते हुए कहा, मैं घर से निकली ही थी कि मुझे मोहिनी मिल गई। फिर उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलने के लिए बाजार जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसके साथ रहूं। मुझे क्या पता था कि बाजार में ऐसे लीचड़ लोग मिल जाएंगे। उसने सानवी की बात सुनकर विक्रम को हंसी आ गई और इसी हंसी में उसने पीछे मुड़कर मोहिनी की तरफ देखा,
जो फिलहाल उससे थोड़ी दूर खड़ी थी। फिर विक्रम ने हंसते हुए मोहिनी से कहा, लगता है मेरे साथ रह रहकर तुम्हें भी गुस्सा आने लगा है, या फिर ये गुस्सा सिर्फ इस कचरे के कारण था। मोहिनी समझ गई थी कि विक्रम इस वक्त उसकी टांग खींच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और विक्रम से कहा, मैं वो सब कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसलिए मैं खुद को वो सब कहने से नहीं रोक पाई। मोहिनी का जवाब सुनकर विक्रम भी मुस्कुराने लगा कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे ये तो शौर्य दल के जूनियर लीडर है। बताओ, पूरा साल बीत गया और ये 0 मुझे अब मिला है। आखिर तू आड़ में छुपते छुपते खुले बाजार में आ ही गया। विक्रम को देखते हुए अधीश ने मैकी से पूछा, ये लड़का कौन है? अधीश ने देखा था कि विक्रम मोहिनी से बात कर रहा था, जिससे उसके ईगो को ठेस पहुंची। इसी के चलते उसने मैकी से यह सवाल किया था। इस पर मैकी ने उसे जवाब देते हुए कहा, ये लड़का अधीश, इस लड़के का नाम विक्रम है। यही है शौर्य दल का शिरोमी। वैसे तो सालों की ट्रेनिंग वो के बाद भी वो 0 रैंक के 3 सितारों पर अटका हुआ था, लेकिन न जाने उसने कुछ वक्त पहले ऐसा क्या खा लिया कि उसकी शक्तियां कुछ ही महीनों में 8 सितारों तक पहुंच गई। मैकी की बात सुनकर अधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके पास कितने सितारे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एकलव्य रैंक का भी नहीं है तो मेरे लिए वो एक आम लड़के जैसा ही है, इसलिए उसकी ताकत का तो जिक्र भी मत करो। अधीश की ये बात मोहिनी के कानों तक पहुंच गई थी, जिसके बाद मोहिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी थी, लेकिन तभी विक्रम ने मोहिनी के कंधे पर अपना रखकर उसे शांत किया। फिर उसने पलटकर अधीश की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे ही घूर रहा था। विक्रम ने उस हकीम को ध्यान से देखा कि कैसे धूप में उसके सफेद कपड़े अलग ही चमक रहे थे। फिर जैसे ही उसकी नजर अधीश के सीने में लगे बैज पर गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ही हो वो हकीम जिसने स्प्रिंग पाउडर बनाई है? ये देखकर कि विक्रम उसे पहचान गया था, अधीश ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए उससे कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना लड़के, मैं ही हूं वो हकीम जिसने आमिश दल के लिए स्प्रिंग पाउडर जैसी दवा बनाई था। उसके चेहरे का गुरूर देखकर विक्रम अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने हंसते हुए अधीश से कहा, फिर तो तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल जायज है। मेरा मतलब जो हकीम इतनी कचरा दवा बना सकता है, उसके दिमाग में तो कचरा ही भरा होगा ना। वैसे ठीक ही है, अव्वल दर्जे की दवा बनाते नहीं बनी तो अव्वल दर्जे का कचरा ही बना दिया। ये सुनते ही बाजार में खड़े योद्धा जोर जोर से हंसने लगे। वो सब आमिश दल के तरीकों से परेशान थे। कुछ समय पहले आमिश दल ने योद्धाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हुए दवा के दाम 3 गुना कर दिए थे, और अब आमिश दल की भरे बाजार में किरकिरी होते देखना सभी योद्धाओं को बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन योद्धाओं की हंसी ने अधीश को गुस्से से भर दिया था। उसने विक्रम को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम अपने शौर्य दल के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो लड़के। तुम्हें शायद पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूं। ये सुनते ही विक्रम और जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी हंसी काबू करते हुए अधीश को देखकर सोचा, ये आदमी खुद को समझता क्या है, बात तो ऐसे कर रहा है जैस शक्ति देव रैंक पर हो। ज्यादा से ज्यादा एकलव्य रैंक का एक सितारे वाला हकीम होगा, और ठाठ तो ऐसे की पूछो मत। खुद से ये बात करने के बाद विक्रम मोहिनी की तरफ पलटा और उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मोहिनी, आखिर ये आदमी इतनी कम अक्ल के साथ भी हकीम कैसे बन गया? ये आदमी तो सचमुच हकीमों का नाम डुबा देगा। विक्रम अधीश से बात करने पर समझ गया था कि आखिर मोहिनी उस पर इतनी क्यों नाराज थी। फिर अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए विक्रम ने बात करना बंद किया और पीछे खड़े सैनिकों को एक बार फिर हमला करने का आदेश देते हुए कहा, साथियों, आमिश दल के लीडर का बेटा और ये हकीम हमारे इलाके की शांति को भंग करना चाहते हैं। हमें इन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आगे से कोई भी शौर्य दल के साथ
ऐसी गुस्ताखी करने के बारे में सोच भी न पाए। विक्रम की बात सुनकर मैकी थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा नहीं था कि विक्रम सैनिकों से उन पर इस तरह से हमला करवा देगा। तभी विक्रम को उकसाते हुए उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम बड़े हो गए हो विक्रम, लेकिन नहीं, तुम तो आज भी वही कमजोर लड़के हो जिसे लड़ने के लिए दूसरों की मदद चाहिए होती है। मैकी की इस बात की वजह समझते हुए विक्रम ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे उकसाना चाह रहे हो मैकी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इस पर मैकी ने एक बार फिर विक्रम को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम इसे उकसाना समझते हो तो वो ही सही, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे जैसे डरपोक लड़के के साथ मोहिनी कभी नहीं रहना चाहेगी। तुम तो यूथ सेरेमनी से भी गुजर चुके हो ना। इसका मतलब अगर अब मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूं तो तुम्हारे पास तो अपनी छोटी उम्र का बहाना भी नहीं बचा। यह सुनकर अब तक शांत खड़ी सानवी ने मैकी को देखते हुए कहा, तुम सच में बेशरम हो मैकी। विक्रम सिर्फ 17 साल का है और तुम 23 साल के। क्या तुम सच में उसे चैलेंज करना चाहते हो? वैसे अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर सानवी ने गुस्से में अपना चाबुक जमीन पर दे मारा, जिससे एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। लेकिन मैकी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने विक्रम को एक बार और उकसाते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है विक्रम, एक और लड़की तुम्हें बचाने के लिए आगे आ गई। क्या तुम हर वक्त लड़कियों की आड़ में ही छुपते रहोगे या मर्दों की तरह सामने आकर कभी मेरा सामना भी करोगे? की ये बात सुनकर शौर्य दल का एक सैनिक गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया विक्रम, मुझे आदेश दो कि मैं इसे मार मार कर लाल कर। शौर्य दल के बाकी सैनिकों की भी यही इच्छा हो रही थी। वो सब विक्रम को पसंद करते थे और इसलिए कोई भी उसके खिलाफ ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता था। सैनिकों को थोड़ा आगे आते देख मैकी के चेहरे पर 12 बजने लगे थे। वो जानता था कि अपने एकलव्य रैंक के 3 सितारों की वजह से वो 1-2 सैनिकों को तो संभाल लेगा, लेकिन अगर पूरी की पूरी टुकड़ी उसे मारने आ गई तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए विक्रम को देखते हुए मैकी ने अपनी आस्तीन ठीक करते हुए कहा, ठीक है, अब क्योंकि तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए मैं इस बारे में भूल जाता हूं। हकीम अधीश, चलिए वापस चलते हैं। यहां रुककर हम क्या करेंगे? शौर्य दल के लीडर का बेटा मेरा चैलेंज एक्सेप्ट तो करने नहीं वाला, इसलिए यहां से चलते हैं। यह सुनकर अधीश ने मुस्कुराते हुए मोहिनी की तरफ एक बार और देखा और फिर विक्रम से कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा विक्रम, और देखना, शौर्य दल खुद एक दिन इस लड़की को मेरे पास भेजेगा। आज तक मुझे जो लड़की पसंद आई है मैंने हमेशा उसके साथ रात बिताई है, और इस लड़की का तो मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि ये लड़की चीज ही ऐसी है। अधीश की बात पर मोहिनी ने उसे गुस्से से देखा। अधीश के चेहरे पर उसकी हवस साफ साफ झलक रही थी। मोहिनी की इच्छा तो हुई कि वो उसे वही के वही मार दे, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को काबू किया। इसके बाद मैकी और अधीश पलटकर बाजार के मुख्य द्वार से बाहर जाने लगे कि तभी एक सैनिक ने उनका रास्ता रोक लिया। उस सैनिक को देखकर मैकी थोड़ा घबरा गया था और तभी उसे पीछे से विक्रम की आवाज सुनाई दी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे घायल करना चाह रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देते हैं। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं मैकी। ये सुनते ही मैकी ने पलटकर विक्रम की तरफ देखा। मैकी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसके साथ उसने विक्रम से कहा, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो विक्रम, इसलिए अगर तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ तो मुझे दोष मत देना। ये विक्रम से ये बात कहकर मैकी ने अधीश से कहा, मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं, है न अधीश? सुनकर अधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे धूल चटा सकते हो तो खुद को मत रोको, और ध्यान रहे उसकी हड्डी टूटने की आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। अधीश की ये बात सुनकर मैकी के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ी गई और उसे अपने पिता अबराल से की गई बातें याद आ गई। कुछ वक्त पहले
जब विक्रम अपनी शक्तियां वापस पाने लगा था, तब अब्राल ने मैकी को बुलाकर उससे कहा था, अगर पृथ्वीराज के बेटे विक्रम ने कभी भी तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उस पर बिल्कुल तरस मत खाना। हमारे दल के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उसे जान से मार दो, और अगर तुम ऐसा नहीं भी कर पाए तो उसे अपाहिज बना देना, ताकि आमिश दल के सर से एक और खतरा टल जाए। नहीं तो न जाने कल को वो क्या क्या चमत्कार कर दे। अपने पिता की इन बातों को याद करते हुए मैकी के चेहरे की खुशी और ज्यादा बढ़ गई। उसकी आंखें इस वक्त उससे थोड़ी दूरी पर खड़े विक्रम को देख रही थी, और एक पल के लिए मैकी को ऐसा लगा कि विक्रम आज उसके हाथों से जरूर मरने वाला था। सच तो यह था कि मैकी का यह भरोसा उसकी ताकत की वजह से ही था। एकलव्य रैंक में 3 सितारे हासिल करने के अलावा उसने वायु मूल शक्ति की हाई लेवल तकनीक भी सीख ली थी, जिससे वो किसी भी 5 सितारों वाले एकलव्य रैंक वाले को टक्कर दे सकता था। मैकी को भरोसा था कि विक्रम तो अब तक एकलव्य भी नहीं हुआ था, इसलिए उसका जीतना नामुमकिन था। पूरे बाजार में सिर्फ मैकी और अधीश ही नहीं थे जिन्हें लग रहा था कि विक्रम ये मुकाबला नहीं जीत सकता। कुछ योद्धा और विक्रम के पास खड़ी सानवी भी ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि किसी को भी विक्रम की काबिलियत पर शक था, बल्कि इसलिए क्योंकि विक्रम और मैकी के रैंक के बीच बहुत बड़ा फासला था, और ये बात वो लोग चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। तभी सानवी के मन में एक ख्याल आया, वैसे तो विक्रम बहुत होशियार बनता है, लेकिन इस वक्त कितना बड़ा बेवकूफी का काम कर रहा है। उसे क्या जरूरत थी मैकी के बहकावे में आने की। ये सोचकर वो खुद को रोक नहीं पाई और आगे आकर उसने विक्रम को बचाने के लिए कहा, विक्रम, तुम कब से अपनी हदें पार करने लग गए हो। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम ये मुकाबला नहीं जीत सकते, तो फिर तुमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया ही क्यों? तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है विक्रम। सानवी की डांट सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अभी तक तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, फिर तुम अभी से कैसे ये फैसला कर सकती हो कि कौन जीतेगा और कौन नहीं? या फिर मैं ये मान लूं कि तुम भी उसकी तरफ हो? सानवी जानती थी कि विक्रम मजाक कर रहा था, लेकिन ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं था। मैकी बहुत वक्त से विक्रम से मुकाबला करना चाहता था, और आज विक्रम ने उसे ये सुनहरा मौका दे ही दिया था। विक्रम की जिद को देखते हुए सानवी ने अपना चाबुक निकालकर विक्रम से कहा, अपनी जगह मुझे लड़ने दो। मैं तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रही हूं, लेकिन अभी तुम उतने ताकतवर नहीं हुए हो जितने हो सकते हो। बात को समझने की कोशिश करो। सानवी का ये रूप देखकर विक्रम हैरान रह गया था। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सानवी उसकी इतनी फिक्र करेगी। उसे तो सानवी के खिलाफ लड़ने की आदत थी, लेकिन यह पहली बार था जब सानवी विक्रम को हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन सानवी की बातों से विक्रम को थोड़ी हंसी भी आ गई थी, जिसके साथ उसने कहा, वक्त भी कैसे बदलता है देखो। आज तुम मेरी जान की फिक्र कर रही हो, और लेकिन कुछ वक्त पहले खुद मुझे मौत के घाट उतारना चाह रही थी। विक्रम का सवाल सुनकर सानवी थोड़ा चौंक गई। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर विक्रम को क्यों बचाना चाह रही थी। उसके गाल लाल होने लगे थे कि तभी उसने बात संभालते हुए विक्रम से कहा, तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन शौर्य दल को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए तुम आते जाते हर किसी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम्हें और जिम्मेदार होना होगा विक्रम, और मैं तुम्हारी कजिन होने के नाते तुम्हें खतरों से बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखती हूं। यह सुनकर विक्रम अपना सिर खुजाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सानवी ऐसा क्यों कर रही थी। फिर बात खत्म करते हुए उसने सानवी से कहा, जो भी है, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सारी बातें भूल जाओ और मुझे लड़ने दो। मैं अकेले ही उससे निपट लूंगा। तुम बस हमारे साथ रहो, बाकी सब मैं संभालूंगा। इतना कहकर विक्रम ने रॉड पर अपनी पकड़ मजबूत की और बेचैन दिख रहे मैकी की ओर भागना शुरू किया।
उसकी इस हरकत को देखकर सानवी थोड़ा परेशान हो गई। उसने अपना चाबुक निकालकर विक्रम को पीछे खींचने का फैसला किया कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सानवी, विक्रम पर भरोसा रखो। वो कमजोर नहीं है और नहीं बेवकूफ। अगर उसे खुद पर भरोसा नहीं होता तो वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करता ही नहीं। आवाज सुनकर सानवी ने पलटकर मोहिनी को देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि मोहिनी इस वक्त मुस्कुरा रही थी। वो इस वक्त ऐसी दिख रही थी जैसे किसी फिल्म को देखने आए दर्शक दिखते हैं। उसे देखकर सानवी ने आह भरी और फिर मुकाबले को देखने लगी। वही बाजार की सड़क पर मैकी विक्रम को अपनी ओर आते देख रहा था। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आजा विक्रम, जल्दी आ, आज देख मैं कैसे तुझे तेरी नानी याद दिलाता हूं। विक्रम के हाथ में रॉड देखकर मैकी ने अपनी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। उसके हाथ पर उसकी हरे रंग की शक्ति मंडराने लगी थी और अचानक उसके हाथ किसी शेर के पंजे की तरह हो गए। ये पंजे वैसे तो जादुई थे, लेकिन इनका असर असली से भी ज्यादा होता था। पंजों से निकलते 10 पैने नाखूनों को महसूस कर मैकी ने मुस्कुराते हुए विक्रम की तरफ देखा और फिर हवा की रफ्तार से वो विक्रम पर हमला करने के लिए भागा। वहीं दूसरी ओर विक्रम को हवा के कटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी नजरें पैनी करते हुए अपना हाथ हवा में उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। उसके मुक्के से जमीन पर बिखरी धूल एक बवंडर में बदल गई जो विक्रम के सामने एक ढाल का काम कर रही थी। ये देखकर वहां मौजूद सभी योद्धा हैरान लेकिन खुश थे कि आज का मुकाबला टक्कर का होने वाला था। तभी विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ी रॉड को उस धूल के बवंडर को चीरते हुए मैकी की तरफ फेंका। वो रॉड तीर की रफ्तार से हवा में चली जा रही थी और जैसे ही मैकी ने वो रॉड अपनी ओर तेजी से आते देखी तो उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से शक्ति को निकालते हुए हवा के ढेरों छल्ले बना दिए, जिनसे होते हुए वो तीर जैसी तेज रॉड धीरे होकर आखिरकार जमीन पर गिर गई। ये देखते ही विक्रम हैरान हो गया और बाजार में मौजूद बाकियों को एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि शायद विक्रम को मैकी का चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। मैकी ने विक्रम हमले का तगड़ा जवाब दिया था, जिसे देखकर सनी ने सानवी से घबराते हुए कहा, मुझे विक्रम की हालत ठीक नहीं लग रही है। मैकी उससे ज्यादा ताकतवर है और ये बात सब जानते हैं। न जाने वो विक्रम का क्या हाल करेगा। अपने भाई की बात सुनकर सानवी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि विक्रम जिए या मरे। उसे हीरो बनने का इतना ही शौक है तो बने वो हीरो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो कभी किसी और की सुनता ही नहीं। लेकिन सनी, हमें विक्रम को बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मैकी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो विक्रम की जान के पीछे हाथ धोकर पढ़ने वाला है। सानवी की बात पर सनी ने अपना सिर हिलाया और उसकी बात मानते हुए विक्रम को बचाने के लिए तैयार हो गया। वहीं दूसरी ओर मोहिनी के चेहरे पर विक्रम को लेकर कोई परेशानी नहीं दिख रही थी, बल्कि वो तो विक्रम को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर विक्रम और मैकी के बीच लड़ाई होती रही और विक्रम मैकी के लगातार हमलों से बचने की कोशिश करता गया। विक्रम जैसे तैसे खुद को बचाते हुए पीछे जा रहा था, लेकिन वायु मूल शक्ति की वजह से मैकी बहुत तेज भाग पा रहा था। तभी मैकी ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए विक्रम के सर पर तेजी से हमला किया। विक्रम एक बार फिर पीछे हटने को हुआ, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि वो और पीछे नहीं जा पा रहा था और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे दीवार थी। लेकिन तब भी विक्रम के चेहरे पर परेशानी का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी शक्तियों को बाहर निकालने का फैसला किया। सांस के बाहर होते ही विक्रम के हाथों पर उसकी शक्तियां मंडराने लगी थी, जो इस वक्त पीले रंग की दिख रही थी। फिर जैसे ही विक्रम की शक्तियां मैकी की शक्तियों से टकराई तो एक छोटा सा धमाका हुआ, जिसके बाद बाजार में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखकर बात करने लगे। वो लोग इस धमाके से डर गए थे और सभी अच्छी तरह से जानते थे कि मैकी और विक्रम की शक्तियों के बीच एक बहुत बड़ा फासला था
और इसलिए अगर विक्रम सही सलामत रहना चाहता था तो उसे मैकी से बचते रहना होगा, क्योंकि अगर विक्रम मैकी से यूं ही टकराता रहा तो वो बहुत जल्द ही हार जाएगा। इस वक्त बाजार में मौजूद योद्धाओं को विक्रम के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन विक्रम के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने ध्यान से मैकी को देखते हुए अपनी शक्तियों को और बढ़ाया और फिर अचानक उसकी ओर हमला किया, जिससे एक तेज हवा का झोंका मैकी को घकेलते हुए पीछे ले गया। इस हमले से मैकी के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया और वो विक्रम के इस हमले को देखकर हैरान रह गया था। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये कौन सी तकनीक थी? ये तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैकी को झटका खाते देख वहां मौजूद बहुत से लोग चौंक गए थे, लेकिन तभी विक्रम मैकी की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया, तकनीक वैक्यूम हैंड। इतना कहकर उसने अपने हाथों को मैकी की ओर किया और फिर शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैकी को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मैकी अचानक आगे की तरफ खींचने लगा और गुस्से में उसने अपने दांत पीसते हुए अपने हाथों में एक हल्की नीली शक्ति को लाना शुरू किया। फिर चिल्लाते हुए उसने कहा, क्लास 2 लो लेवल ब्लू वाइन तकनीक। ये कहकर मैकी ने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और उस नीली शक्ति को विक्रम की तरफ छोड़ना शुरू किया, जिससे हवा के कटने की आवाज आने लगी और हवा का एक ताकतवर बवंडर विक्रम की तरफ आने लगा। इससे जमीन पर पड़ी चीजें जैसे कंकर, पत्थर, धूल भी हवा में उड़ने लगी और सीधे विक्रम की तरफ गई। विक्रम उस शक्ति से बचने का कोई तरीका ढूंढने लगा। उसने अपने आसपास देख और फिर मुस्कुराते हुए वो पलट गया। लोगों को समझ नहीं आया कि विक्रम क्या करना चाह रहा था। सानवी भी घबराते हुए विक्रम को देख ही रही थी कि तभी विक्रम ने जोर से अपना पैर दीवार पर मारते हुए उल्टी छलांग मारी और फिर उसने हवा में मैकी की ओर जाते हैं अपने हाथों को जोड़ते हुए चिल्लाया, ऑक्टेन ब्लास्ट। विक्रम को अपनी ओर आते देख मैकी ने बवंडर की दिशा बदल दी। उसे बाद हवा से होते हुए जैसे ही दोनों की शक्तियां टकराई तो एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे सब भौचक्के के रह गए। लेकिन धमाके से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि असली नुकसान तो अब होना था। विक्रम ने एक बार फिर मैकी की ओर भागना शुरू किया और अपने आप से कहा, चलो इस 3 सितारों वाले एकलव्य का घमंड तोड़ा जाए। ये कहकर वो मैकी की तरफ कूद गया और उसने हवा में ही अपनी लात मैकी की तरफ कर ली। उसे आता देख मैकी ने भी अपनी मुट्ठी विक्रम की तरफ की और जैसे ही उसकी मुट्ठी विक्रम के पैर से टकराई, हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज बाजार में गूंज गई। लेकिन मुक्के की ताकत की वजह से विक्रम हवा में उड़ते हुए दीवार से टकरा गया, जिससे दीवार भी टूट गई। फिर टूटी दीवार के मलबे से निकलते हुए विक्रम ने अपने मुंह से बह रहे खून को जमीन पर थूक दिया। विक्रम को ऐसा करते देख वहां मौजूद पहरेदार निराश हो गए। उन्हें लगा कि ये सब उनकी ही गलती थी और उन्हें विक्रम को मैकी से लड़ने नहीं देना चाहिए था। वैसे तो विक्रम की लात से मैकी भी जमीन पर गिर गया था, लेकिन विक्रम का ख्याल रखना पहरेदारों की ही जिम्मेदारी थी और इसलिए वो परेशान भी हुए कि अब वो पृथ्वीराज को क्या जवाब देंगे। तभी मैकी के चीखने की आवाज आने लगी। इस पर जैसे ही लोगों ने जमीन पर पड़े मैकी को देखा तो सब ये देखकर डर गए कि उसका हाथ पीछे की तरफ मुड़ चुका था, जिसकी वजह से वो इस वक्त बेइंतहा दर्द में था। उसके हाथ की हालत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जो लोग आपस में बात कर रहे थे वो भी अचानक चुप हो गए थे। सबकी नजरें मैकी से हटकर विक्रम की तरफ गई, जो बची हुई दीवार से टिककर खड़ा था। उसके पैर में काफी चोट आई थी और वो हांफ रहा था। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद अचानक सभी ने खुशी में शोर करना शुरू कर दिया। ये बात साफ थी कि विक्रम ये मुकाबला जीत गया था और सभी इस बात से बहुत खुश थे। वही सानवी अपना मुंह खोलकर खड़ी हुई थी और हैरानी में ये सोच रही थी कि आखिर विक्रम ने मैकी को हराया कैसे। फिर उसकी नजर मैकी पर गई और उसे एक पल के लिए तो भरोसा ही नहीं हुआ कि विक्रम अब कितना ताकतवर हो गया था। तभी उसके बगल में खड़े सनी ने उससे कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विक्रम सिर्फ जीता नहीं बल्कि उसने मैकी की हड्डियां तक तोड़ दी।
वैसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि विक्रम से हारने पर कितना दर्द होता है। ये कहते हुए सनी को वो दिन याद आ गए थे जब विक्रम से मुकाबला हारने के बाद कुछ महीने उसे बिस्तर पर ही बिताने पड़े थे। लेकिन वो जानता था कि मैकी को ठीक होने में उससे बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला था। फिर गौर से देखने पर उसका ध्यान इस चीज पर गया कि मैकी की हाथ की हड्डी अब बाहर लटकने लगी थी। इससे सनी समझ गया था कि मैकी का वो हाथ कुछ महीनों में तो क्या, बहुत सालों में भी नहीं ठीक होने वाला था। सनी की बात सुनकर भी सानवी चुप खड़ी रही। उसकी नजर इस वक्त विक्रम पर थी जो बहुत जोर से हांफ रहा था। तभी सानवी के दिमाग में एक बात आई, ये लड़का एकलव्य बन गया है। शायद तभी ये सही सलामत बच पाया और इसलिए ये मैकी से लड़ने को इतना उतावला हो रहा था। विक्रम लगभग 10 मिनट तक बची दीवार से टिककर जमीन पर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपने पैरों पर खड़े होते हुए उससे थोड़ी दूरी पर खड़े अधीश को देखा। फिर वो पास ही पड़ी स्टील की रॉड को उठाकर लंगड़ाते हुए दर्द से कराह रहे मैकी की तरफ बढ़ा। जैसे ही विक्रम मैकी के पास पहुंचा, उसे याद आया कि अगर विक्रम ने मैकी का ये हाल न किया होता तो मैकी तो शायद विक्रम को मार ही डालता। इस बात का गुस्सा विक्रम पर सवार होने लगा और उसने उसी गुस्से में मैकी पर चिल्लाते हुए कहा, मैकी, अब तुझे बताता हूं कि शौर्य दल के शिरोमणि से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। मैकी ने देखा कि विक्रम की आंखों में उसे मार डालने की आग जल रही थी। अपनी जान बचाने के लिए मैकी ने घबराते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया, विक्रम, मुकाबला खत्म हो गया है। मैं हार मानता हूं। तुम्हें मुझे जान से मारने की जरूरत नहीं है विक्रम। 31। लेकिन विक्रम को मैकी पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। चेहरे पर गुस्से के साथ विक्रम ने रॉड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। विक्रम को इतने खूंखार रूप में देखकर बाजार में खड़े योद्धा भी चौंक गए थे और कुछ तो घबराने भी लगे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि ये वही मुस्कुराते रहने वाला विक्रम था जिससे वो हर दिन बाजार बात किया करते थे। तभी विक्रम ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए उस स्टील की रॉड को हवा में उठाया और चिल्लाते हुए मैकी से कहा, मर आमिश दल के पिल्ले। इस वक्त मैकी की हालत खराब थी। वो डर के मारे बौखलाने लगा, क्योंकि वो साफ देख पा रहा था कि विक्रम की आंखें कितनी खूंखार दिख रही थी और उसका चेहरा कितना खतरनाक। विक्रम आज उसे जान से मारने वाला था और ये बात मैकी की समझ आ गई थी। वही बाजार में खड़े लोग भी विक्रम को हवा में रॉड उठाते हुए देखकर घबरा गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आमिश दल के चिराग को इस बेरहमी से मरते हुए देखेंगे। लेकिन इस वक्त किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे आकर कोई विक्रम को रोके। वो विक्रम को पसंद करने के बजाय अचानक उससे डरने लगे थे। वही सानवी भी खड़े खड़े दंग रह गई थी। विक्रम का ये जानलेवा रूप उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, बल्कि वो तो समझती थी कि विक्रम एक बदतमीज लड़का जरूर था, लेकिन दिल का काफी अच्छा था। उसके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया था कि जिस लड़के से वो गुस्से में इतनी दफा लड़ चुकी थी, वो लड़का इतना बेरहम भी हो सकता था। सबकी आंखें इस वक्त विक्रम और उस रॉड पर गढ़ी हुई थी। तभी विक्रम ने उस रॉड से मैकी के सिर पर हमला करने का फैसला लिए। वो रॉड नीचे आते हुए मैकी के सर से 1 मीटर की दूरी पर थी कि तभी विक्रम को कुछ सुनाई दिया और अचानक उसने वो रॉड वहीं के वहीं रोक दी। तभी दूर से आती आवाज उसके कानों में पड़ी, शौर्य दल के लाडले, एक मुकाबले का मकसद होता है एक दूसरे से सीखना, लेकिन तुम तो इसे अपने दरिंदों वाले शौक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बेरहम होने की? विक्रम ने जैसे ही ये आवाज सुनी, वो मुस्कुराने लगा। वो पहचान गया था कि ये आवाज किसकी थी और इसलिए उसने एक बार फिर उस रॉड को उठाकर मैकी के सिर पर वार किया। तभी उस दूर खड़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ। ये कहते ही उस आदमी ने एक तेज हवा का झोंका विक्रम की तरफ छोड़ा। फिर बिजली की तरह वो हरे रंग का झोंका विक्रम की रॉड को बीच से काटते हुए आगे बढ़ गया।
उस रॉड का ऊपरी हिस्सा हवा की वजह से जमीन पर गिर गया था और बचा हुआ हिस्सा देखकर विक्रम की गुस्से भरी मुस्कुराहट बरकरार रही। फिर गुस्से में विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए बचे हुए हिस्से से मैकी पर हमला करना चाहा, लेकिन एक बार फिर एक और हवा का झोंका आकर वो बचा कुचा हिस्सा भी ले गया। इस बार विक्रम ने महसूस किया था कि उस झोंके में कितनी ताकत थी। उसके बाद विक्रम मुस्कुराते हुए उस आदमी की ओर हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन अचानक हवा के एक ताकतवर बवंडर में फंस गया। तभी उस आदमी ने विक्रम के पास आते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में भी इतनी बेरहमी, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाता हूं जो पृथ्वीराज को तुम्हें बहुत पहले सिखा देना चाहिए था। इतना कहकर उस आदमी ने अपने हाथों को हरी शक्तियों के एक कुहरे से ढक दिया और फिर हवा की मदद लेते हुए उसने विक्रम पर हमला किया। वही बवंडर में फंसे विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे क्या सिखाएगा तू? समझता क्या है खुद को? अगर इतना ही सिखाने का शौक है तो सबसे पहले अपने बेटे को सिखा। विक्रम जानता था कि ये शख्स आमिश दल के लीडर अब्राल आमिश है, जिनके बेटे मैकी को विक्रम ने कुछ देर पहले बहुत गंदी तरह से मारा था। फिर जैसे ही उसने महसूस किया कि अब्राल उससे टकराने ही वाला था, तो विक्रम ने तुरंत अपने हाथ को जमीन की तरफ करके ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल किया, जिससे वो उछलकर बवंडर से बच से अब्राल का निशाना चूक गया और फिर उसने अचानक खुद को रोका। बवंडर के बाहर आकर जब विक्रम ने अब्राल के हाथों में मंडराती शक्ति देखी तो उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी जमीन पर पड़े मैकी ने अपने पिता से गुहार लगते हुए कहा, पिताजी, खत्म कर दीजिए इस विक्रम को। ये देखिए इसने मेरे हाथ का क्या हाल किया है। अपने बेटे की बात सुनकर अब्राल ने मैकी के टूटे हुए हाथ को देखा और फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अब्राल की आंखों में विक्रम को मारने की आग जल रही थी और उसने बिना कुछ कहे एक दफा फिर हवा की मदद से विक्रम पर हमला किया। हवा में तेजी से विक्रम की ओर जाते हुए अब्राल ने चिल्लाकर कहा, मैं भी तो देखूं कि शौर्य दाल का ये शिरोमणि कितना ताकतवर है। अब्राल को तेजी से उड़ते हुए देख बाजार में मौजूद भीड़ उसे कोसने लगी। सब ये सोच रहे थे कि एक महादक्ष रैंक का आदमी एक एकलव्य पर हमला करके क्या साबित करना चाह रहा था। इसे तो कोई मुकाबला भी नहीं कह सकता था, क्योंकि दोनों के रैंक में इतना फासला जो था। अब्राल को अपनी ओर आते देख विक्रम ने खुद से कहा, क्या बात है आमिश, बुढ़ापे में भी जवानों से लड़ने का शौक हो रहा है तुझे। चल ठीक है, मैं भी तुझे बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। तभी उसने महसूस किया कि अब्राल ने थोड़ी दूर से ही उस पर वार कर दिया था। विक्रम इस वक्त एक बड़े से हवा के बवंडर में फंसने लगा था जो उसे गोल गोल घुमाने लगा। अब्राल ने उस बवंडर को और तेज कर दिया, जिससे विक्रम का सर चकराने लगा था। उसे बवंडर में फंसे देख अब्राल ने कहा, मेरे बेटे का हाथ तोड़ा न तूने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही बवंडर अंदर विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अब्राल से कैसे बचे। उसे अब्राल की ताकत का अंदाजा हो गया था, जिससे वो थोड़ा घबराने लगा। उसने थककर अपनी अंगूठी रगड़ने की कोशिश की, लेकिन तेजी से गोल घूमने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी मोहिनी भी अब विक्रम की हालत देखकर घबराने लगी थी। वो समझ गई थी कि विक्रम की जान को खतरा था। अब्राल पर उसे गुस्सा आने लगा, जिससे उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी दिखने लगी। वो रोशनी मोहिनी की आंखों में भर गई थी और बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी, अब्राल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से लड़ने की?